हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो हम जो है यूपी टीटी पीटी और एलटी ग्रेड 2025 के हम कुछ आज वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। और इस वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी में हिंदी साहित्य और व्याकरण के भी कुछ प्रश्नों को रखा गया है, तो इसे हम वन लाइनर के अंतर्गत ही इसको पढ़ेंगे। तो आइए प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम यानी कवियों का सही क्रम भी पूछा जाता है। तो एग्जाम में तो इसमें जो सही अनुक्रम में हो जाएगा, जैसे सरहपा जो है सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद जो है लुइपा है, फिर पुष्पदंत, फिर अब्दुल रहमान, इनको अहदमाण भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है कवियों का सही अनुक्रम है। अगला है कि कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो इसमें मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये मगही जब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो किसके अंतर्गत आएगी, तो ये जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो बिहारी में जो है मगही बोली जाती है, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियाँ बोली जाती है। आगे देखते हैं कि प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यास का सही अनुक्रम। तो जो है नीचे सारे उपन्यास दिएंगे, उसका सही अनुक्रम भी पूछा जाता है। तो परीक्षा गुरु जो है सबसे पहले लिखा गया था, इसका प्रकाशन पहले किया गया था 1882 में। और इसके जो रचनाकार उपन्यासकार कौन है परीक्षा गुरु के, तो लाला श्रीनिवास दास है, जो कि 1882 में। तो ये सन ईयर भी पूछा जाता है। गोदान जो है 1936 का उपन्यास है, किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का। शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे जी का, इनका पूरा नाम सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि 1941 में, और दूसरा खंड 1943 में लिखा गया। तो इसको 2 खंडों में लिखा गया, किसको, तो शेखर एक जीवनी को। तमस जो है ये 1973 में तमस लिखा गया भीष्म साहनी जी द्वारा। तो इस तरह से उपन्यासों का सही अनुक्रम भी पूछा जाता है। अगला है कुछ काव्य की पंक्तियाँ दी कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अपराज थी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है, तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा लिखा गया है, ये काव्य की पंक्तियाँ। तो ये पूछा कि इस जो काव्य की पंक्तियाँ इसका क्या आशय, क्या तात्पर्य। इसका मतलब यही है कि जो आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, उस पर जो है पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें जो है विराजमान थी। तो इस तरह से इसका काव्य की पंक्तियों का आशय पूछा गया था। आगे कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आए थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। उक्त जो है पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं, यानी इसका भी आशय पूछा क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब यही होगा कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो इस तरह से जो है कबीरदास की पंक्तियों का आशय पूछा। आगे के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे, तो प्रथम प्रोफेसर जो थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। आगे देखते प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो भीष्म साहनी के नाटक दिए गए, उसका सही अनुक्रम क्या है, तो पहले हानु से, फिर माधवी है, फिर रंगदे बसंती चोला, फिर आलमगीर है। तो इस तरह से जो भीष्म साहनी जी के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो आगे देखते सूची 1 और सूची 2 में मिलाना था, तो इसका जो सही है, तो उसमें यही वाला सही है कि जैसे प्रमथ्यु गाथा क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये मिथकी कविता, तो ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही बात है। जय भारत जो है मैथिली शरण गुप्ते जी का, आत्मजी कुंवर नारायण का, संशय की एक रात जो है नरेश मेहता का। आगे प्रश्न है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनस्वर है। यह संवाद यानी ये जो बातचीत हो रही, संवाद हो रही, किसके प्रति और किसके लिए हो रहा है, तो ये जो संवाद कर रहा है वो मल्लिका कर रही है, किसके प्रति, तो अंबिका के प्रति यह बात कर रही है। तो मल्लिका का अंबिका के प्रति। और ये जो संवाद है किससे लिया गया है, तो ये जो है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, तो इससे यह संवाद लिया गया, किससे, तो आषाढ़ का एक दिन। आगे देखते हैं कि रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण का प्रकाशन काल क्या है। तो हम देख रहे हैं कि जो रामविलास शर्मा द्वारा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है, तो 1977 में जो हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल बताया गया, 1977, 1977। अगला देखते हैं प्रश्न जो है पूछा है कि हिंदी में प्रचलित जो सिफारिश शब्द है, सिफारिश शब्द कैसा शब्द है, तो यह अरबी शब्द है। अरबी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी, तो सिफारिश शब्द, ये अरबी एक शब्द है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। यह किस अनुच्छेद में लिखा है, तो यह अनुच्छेद में लिखा है 348 में बताया गया है कि जो भी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यह अनुच्छेद 348 348 में बताया गया है। आगे है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से ये संबंधित जो विचार हैं, ये जो विचार किसने दिए हैं, तो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, कौन, तो रामचंद्र शुक्ल। तो ये विचार देने वाले केवल रामचंद्र शुक्ल ही हो सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि परिशिष्ट चक्रव्यूह वेदीन सफर के साथी में से विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है। तो ये कुछ जो है नाम दिए हैं उपन्यासों के नाम, जैसे परिशिष्ट है, चक्रव्यूह, वेदीन सफर के साथी। इसमें पूरा कौन सा जो है विदेशी परिवेश पर जो है आधारित उपन्यास नहीं है। इसमें जो परिशिष्ट तथा चक्रव्यूह है वह जो है विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। बाकी जो वेदीन सफर के साथी जो है ये आपके विदेशी परिवेश पर आधारित है। आगे देखते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगर वधू और ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास कौन सा नहीं है। तो ये जो उपन्यास दिए गए हैं, तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, किसका है उपन्यास, तो ये उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है उपन्यास है।
पुनर्नवा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। वैशाली की नगरवधू जो है ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। तो इसमें पूछा कौन सा जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास कौन सा नहीं है, तो टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं वो जो कि आपका ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। तो किस तरह का, तो ये राजनैतिक उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। और किसका है, तो ये भगवती चरण वर्मा जी का यह राजनीतिक उपन्यास है। आगे बाकी जो चीज़ बाणभट्ट की आत्मकथा, यह भी जो है आपका ऐतिहासिक सांस्कृतिक यानी इतिहास के बारे में बताया गया कुछ न कुछ। पुनर्नवा भी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसमें भी ऐतिहासिकता के बारे में चर्चा की गई, वर्णन किया गया। और जो वैशाली की नगरवधू, इसमें भी जो ऐतिहासिकता की बात की गई है। तो जो टेढ़े मेढ़े रास्ते वो राजनीतिक उपन्यास है, जो कि किसका है, भगवती चरण वर्मा। आगे कालरिज के अनुसार क्या कहा गया, तो कालरिज जो है जो कि ये पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत आता है, पाश्चात्य। तो कालरिज के अनुसार ये बात कहा गया कि जो कल्पना है कालमित्री प्रतिमा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखलता नहीं होती। तो ये कालरिज ने अपने जो है पाश्चात्य शास्त्र में कहा है। आगे देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का जो सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें कौन सा जो कि पूछा है कौन से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछता है। तो सबसे पहले जो है कुकुरमुत्ता, किसका है, निराला जी का, जो कि 1942 में लिखा गया, प्रकाशन किए गए। फिर है विष्णुप्रिया, जो कि 1957 में लिखा गया, किसका है, विष्णुप्रिया, तो ये गुप्त जी का है। आंगन के पार द्वार 1961 में लिखा गया, किसका आंगन के पार द्वार, तो यह जो है अज्ञेय जी का है। फिर इसके बाद है चांद का मुंह टेढ़ा है, जो पंत जी द्वारा लिखा गया, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो 1964 में यह जो है लिखा गया। तो इस तरह से इसका प्रकाशन काल भी पूछता है। कुकुरमुत्ता 1942, विष्णुप्रिया 1957, आंगन के पार द्वार 1961, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में। आगे पूछा है कि आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है, किसके मतलब किससे संबंधित है। तो जो आवारा मसीहा ये लिखने वाले कौन है, तो विष्णु प्रभाकर है। और किसके अंतर्गत, जीवनी के अंतर्गत लिखा गया, तो इस शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के अंतर्गत ये बातें लिखा गया है, आवारा मसीहा। आगे देखते हैं धर्म परक, राजनीति परक, कला परक तथा अर्थ परक में से अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। तो धर्म परक और कला परक के अर्थों में जो है विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। तो ये किसने की है, तो अरस्तु के विरेचन का जो पद है ये व्याख्या किसने की, किसके द्वारा, तो धर्म परक के द्वारा। और कला परक के अर्थों में जो है अरस्तु ने विरेचन पद की व्याख्या की है। आगे देखते हैं कि आधुनिकता अनवरत अंतहीन प्रक्रिया, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों सिद्धांतों समानों का जन्म दे। तो कुछ देखिए एग्जाम में जो है स्थापना और तर्क कारण इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं। तो पूछा कि कौन सा स्थापना तर्क सही है नहीं सही है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें बातें जो है दोनों सही, यानी कि दोनों बातें मतलब स्थापना भी इसमें सही है, तर्क भी दोनों सही है। यानी आधुनिकता एक अनवरत अंतहीन प्रक्रिया, बात सही है कि जो आधुनिकता चलती है अनवरत यानी चलती रहती है, और ये कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो स्थापना बिल्कुल सही है। तर्क इसमें लगाया गया है कि क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय सिद्धांत और संभावनाओं को भी जन्म देती थी। ये भी बात बिल्कुल, इसका भी तर्क जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं धर्मवीर बात, इसको रहने देते हैं। आगे है कि स्थापना वही तर्क पूछा है कि दलित चिंतन और साहित्य में व्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया। तो इसमें जो स्थापना तर्क में, तो जिसमें ए वाला है यानी स्थापना बिल्कुल गलत बताया गया है, और आर इसमें सही है। तो क्या गलत है, इसमें स्थापना में बोला गया कि दलित चिंतन साहित्य में अव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तो इसमें ये बातें बिल्कुल गलत है। और इसमें तर्क जो है बिल्कुल सही लगाया गया कि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब हैं, बाबा साहब मतलब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को उनके अपनाया गया है। इसमें आर यानी कि तर्क बिल्कुल सही है। स्थापना जो ए वाला है वो बिल्कुल गलत है। एक प्रश्न पूछा है कि अपने काव्य सिद्धांत के निर्मित के लिए मैथ्यू अर्नाल्ड क्रोंचे लॉन्जाइनस इलियट जो कि टी.एस. इलियट में से पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा किसने लिया। तो कुल मिलाकर प्रश्न ये पूछा है कि कौन से पाश्चात्य आचार्य हैं, पाश्चात्य आचार्य जी हैं जो सहजानुभूति की अवधारणा को जो है सहारा के रूप में बताया, सहारा के रूप में लिया। तो कौन है वो, तो क्रोचे साहब ने जो है सहजानुभूति अवधारणा का सहारा लिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो क्रोचे, और भी ऑप्शन दिए गए जैसे मैथ्यू अर्नाल्ड है, लॉन्जाइनस है, इलियट है, तो इसमें क्रोचे जी ने जो है सहजानुभूति अवधारणा का सहारा लिया है। तो आज हमने जो है कुछ इस तरह से वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को देखा। आगे भी जो है नेक्स्ट वीडियो में वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जिससे हमारी तैयारी और अच्छे से होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।